हो गया। चलो बच्चों, आप सभी का मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने क्या किया था अभी, जो सीरीज चल रही है आपका सहसंयोजक आबंध सिद्धांत, ठीक है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यही सहसंयोजक आबंध सिद्धांत ही पढ़ेंगे। चैप्टर आपका चल रहा था सहसंयोजक आबंध, ठीक। अब उसी का सेकंड पार्ट है सहसंयोजक आबंध का आधुनिक विचार, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे सहसंयोजक आबंध सिद्धांत, मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, क्या बनता है कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है उसके संबंध में पहला हम लोगों ने पढ़ा था अष्टक नियम ना। अष्टक सिद्धांत पढ़े थे कि हर तत्व के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि उसी जो यौगिक है उसके अंदर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, सहसंयोजी बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो उसके संबंध में एक दूसरा विचार दिया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थियरी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब ये होता क्या है, कह रहे हैं सिद्धांत का प्रतिपादन हिटलर तथा लंदन ने किया। किसने किया, हिटलर और लंदन। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो कौन थे, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, ठीक है, वो हिटलर और लंदन थे ने किया, तथा पॉलिंग और स्लेटर ने बाद में इसका विस्तार किया। इस सिद्धांत की विवेचना परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन, संकरण, विचरण एवं अध्यारोपण के सिद्धांत के ज्ञान पर क्या है, आधारित है। यानी इसमें आपको क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, हर तत्व का जो ऑर्बिटल उसका शेप पता होना चाहिए, और फिर उसमें ओवरलैपिंग कैसे होती है ये पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, संकरण क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें आपको पता रहेगा तब आप क्या कर पाओगे, किसी यौगिक में उपस्थित अणु परमाणुओं के बीच बॉन्ड कैसा बनेगा ये हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं पॉलिंग और स्लेटर का सिद्धांत, क्या सिद्धांत है ये देखते हैं। ये यहां कहा जा रहा है कि पॉलिंग स्लेटर द्वारा संयोजकता आबंध सिद्धांत को संशोधित किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। और वो बिंदु क्या क्या हैं, किस सिद्धांत पे, इसी सिद्धांत पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे ऑक्टेट रूल में हम लोग काम करते थे कि हर तत्व के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऐसे यहां भी हम लोग क्या करेंगे, कक्षकों का अतिव्यापन देखेंगे। तो देखते हैं क्या नियम है इनका। सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि प्रबलतम आबंध उन्हीं दो परमाणु कक्षकों के बीच बनेगा जो अधिकतम अतिव्यापन करेंगे। तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कब बनेगा, जब दो तत्वों के बीच अतिव्यापन क्या होगा, ज्यादा होगा। अतिव्यापन का मतलब ओवरलैपिंग। जैसे ये मान लो दो कक्ष हैं, अगर ये केवल इतना ही मिल रहे हैं तो ये प्रबल ओवरलैपिंग नहीं होगा ना, ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। अगर और ये भी टूट जाएगा, लेकिन अगर ये ऐसे मिल जाए, अच्छे से अतिव्यापित हो जाए, तो क्या ये टूटेगा, नहीं टूटेगा। अतिव्यापन दो तरीके का होगा, ये जो मैंने आपको करके बताया, ठीक, ये जो अतिव्यापन मैंने करके बताया ये था क्या कहते हैं इसको, अक्षीय ओवरलैपिंग। कैसा ओवरलैपिंग, अक्षीय, मतलब एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप हो रहा है, अच्छे लाइन अक्ष होता है। एक होता है पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग मतलब ये कोई ऑर्बिटल है, ये कोई ऑर्बिटल है, दोनों आए ऐसे ओवरलैप कर गए। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग होती है ये बहुत वीक होती है, और ये आसानी से ऐसे क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। भाई ये बताओ, ये टूट नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला ओवरलैपिंग मजबूत होती है। तो जब इस प्रकार का अतिव्यापन होता है जिसे अक्षीय अतिव्यापन बोलते हैं, और अक्षीय अतिव्यापन होने से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर ओवरलैपिंग ऐसे होगा एक्सिस टू एक्सिस, जैसे मान लो हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, गोलाकार, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी एस इलेक्ट्रॉन है, मतलब एस ऑर्बिटल उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये ओवरलैप कर गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो जाए। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ ये कैसे हुआ, अक्षीय। इसका एक्सिस यहाँ था, इसका एक्सिस यहाँ था, ये इसी के अलोंग आपस में क्या कर लिए ओवरलैपिंग कर लिए। जैसे ये हाइड्रोजन था और ये भी क्या था,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होगा 1s1, इसका क्या होगा 1s1, यानी s ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, H H ओवरलैप कर लिए तो ये क्या बन गया, H2, क्या बन गया, H2 बन गया। अच्छा, लेकिन जो p ऑर्बिटल होता है, कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, इसका जो ओवरलैपिंग होता है ये दो तरीके का, वही बताएं, एक बार अक्षीय और एक बार पार्शियल ना, एक्सियल एंड पार्शियल, अक्षीय और पार्श्वीय। तो देखो ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, यहां इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, प्लस करके ये दूसरा हमारे पास p ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ओवरलैपिंग किसके मध्य होगा, किस प्रकार के कक्षकों के बीच होता है ओवरलैपिंग, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल। अगर उसमें डबल इलेक्ट्रॉन है तो उसका ओवरलैपिंग आप नहीं कराओगे, ओवरलैपिंग किसका कराओगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताओ ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप्ड कर जाएंगे, अतिव्यापित कर जाएंगे, और ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो बना है ये देखो ये कैसे बना है, इसका एक्सिस यहाँ, इसका एक्सिस यहाँ, तो ये एक्सिस के अलॉन्ग बना ना, अक्ष के अलॉन्ग बना। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इस प्रकार के अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। ऐसे यहां भी जो बॉन्ड बना है ये भी कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन अगर हमारे पास यही जो p ऑर्बिटल है ये इस तरीके से होता, ठीक, तो इनमें हम लोग कौन सा ओवरलैपिंग कराते, पार्शियल, कौन सा, ये पास। तो देखो ये ओवरलैपिंग हो गया, ये ओवरलैपिंग, तो ये जो ओवरलैपिंग ये कैसा ओवरलैपिंग है, पार्शियल। और इस टाइप का जब ओवरलैपिंग होगा तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पाई बॉन्ड। क्या बोला जाता है, पाई बॉन्ड बोला जाता है। तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब पार्शियल ओवरलैपिंग होता तो पाई बॉन्ड बनता है ना। अभी आगे आएगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक। अच्छा, और एक चीज सीख लो यही, जैसे अगर मान लो क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना, तो उसमें जो पहला बॉन्ड बनता है वो अक्षीय ओवरलैपिंग से बनता है, और अक्षीय ओवरलैपिंग से बनने का तो यहाँ कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा, और उसके बाद वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पाई। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड हैं, कैसे बॉन्ड है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड कहीं उपस्थित हैं, डबल या ट्रिपल, यही तो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल। अगर सिंगल बॉन्ड है, केवल और केवल कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। प्रत्येक सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, बट इफ टू एटम आर फॉर्म क्या, मल्टीपल बॉन्ड, देन वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज द पाई बॉन्ड। मतलब एक क्या होगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड होगा, और दूसरा कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा एक पाई अनेक, क्या बोलोगे, सिग्मा एक पाई अनेक। मतलब अगर हमारे पास जैसे मान लो ये तीन बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं, तीन, तो बताओ इसमें जो पहला बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, मतलब कोई भी एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी बचा बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड होगा और ये भी क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो एटम्स हैं, एटम कह रहे हैं, जो हमारे पास यौगिक हैं, उसमें उपस्थित परमाणुओं के बीच कितना सिग्मा बॉन्ड बना है और कितना पाई बॉन्ड बना है। तो क्या इससे हम डिसाइड कर पाएंगे, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड बना है तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, बट अगर वहां सिग्मा मतलब सिंगल से डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना है तो एक सिग्मा होगा और बचा हुआ बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब ये सिग्मा पाई कब बनता है, ओवरलैपिंग पे डिसाइड करेगा। अगर अच्छी ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये कैसा ओवरलैपिंग है भाई, ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, तो ये कैसा ओवरलैपिंग बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग, मतलब एस एस ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल के साथ। टाइप कैसा होगा, अच्छी ऑर्बिटल, अच्छी ओवरलैपिंग। बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी जब अच्छी ओवरलैपिंग कराओगे तो सिग्मा बनेगा, मतलब वहां सिंगल बॉन्ड लगाओगे, कौन सा बॉन्ड, सिंगल। लेकिन अगर इस टाइप का ओवरलैपिंग कराओगे तो वहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और उसे क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। क्या बोला जाता है, पाई बॉन्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सहसंयोजी आबंध सिद्धांत, वो क्या कहते हैं, बेस्ड है किस पर, कक्षकों के अतिव्यापन पर। किस पे बेस्ड है, कक्षकों का अतिव्यापन। यहां हम
8 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कराएंगे, यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे, देखेंगे किसके पास कितना ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के हिसाब से फिर हम क्या करा देंगे, ओवरलैपिंग कराएंगे। अब वो जो ओवरलैपिंग होगा, जो एस ऑर्बिटल होता है, कौन, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल हमेशा हमेशा अक्षीय ओवरलैपिंग ही करेगा। जो एस ऑर्बिटल होगा वो हमेशा हमेशा कैसा ओवरलैपिंग करेगा, अक्षीय, क्योंकि ये गोल होता है ना, दो कैसेट ले लो, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ाओ, तो ये कैसा ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल हमेशा कैसा ओवरलैपिंग करेगा, अक्षीय ओवरलैपिंग करेगा, और एस ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो पी वाला है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अक्षीय ओवरलैपिंग कर पाएगा या तो वो पार्शियल। तो पहली बार जब पी ऑर्बिटल मिलेगा तो अक्षीय ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन जब दूसरी बार पी ऑर्बिटल मिलेगा तो वो पार्शियल ओवरलैपिंग करेगा। पहली बार से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दूसरी बार से पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। चलो अब देखो, कह रहे हैं प्रबलतम आबंध उन्हीं दो परमाणु कक्षकों के बीच बनेगा जो अधिकतम अतिव्यापन करेंगे। किसके बीच बनेगा, जो अधिकतम अतिव्यापन करेंगे। कह रहे हैं रासायनिक आबंध की जो प्रबलता होती है वो अतिव्यापन के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका क्या मतलब, जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा, अतिव्यापन की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी वहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। कह रहे अतिव्यापन केवल उन्हीं कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य होगा जो आबंध बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, अतिव्यापन केवल उन्हीं कक्षकों का आपको अतिव्यापन कराना है जो क्या बनाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, जो सिंगल होगा। भाई जो सिंगल है वही तो डबल को ढूंढेगा, जो ऑलरेडी डबल है वो क्यों बॉन्ड बनाएगा किसी से। तो बॉन्ड कौन बनाएगा, रिश्ता कौन बनाएगा, जो सिंगल है। तो आप उन्हीं ऑर्बिटल के बीच इलेक्ट्रॉनों का कक्षक, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ओवरलैपिंग नहीं होता है, क्या होता है, कक्षकों का ओवरलैपिंग होता है। और उन्हीं कक्षकों का ओवरलैपिंग कराओगे जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सिंगल होंगे। डबल वाले का आपको ओवरलैपिंग नहीं कराना है, वो अलग मैटर होगा, हम डबल को सिंगल बनाएंगे आगे आकर के ना। जैसे आप क्रोमियम का पढ़ते हैं तो क्या करा देते हैं, 4s2 तो उसको 4s1 कर लेते हैं, ठीक। अब आगे व्यापन से बना इलेक्ट्रॉनिक अभ्र दोनों परमाणुओं के मध्य स्थानीकृत हो जाता और दोनों परमाणु कक्षकों में संबंधित होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, जब ओवरलैपिंग हुआ तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आया इन दोनों ऑर्बिटलों के बीच में आ गया, और जब इन दोनों ऑर्बिटलों के बीच में आ गया मतलब ये भी इसे यूज कर सकता है और ये भी इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है। आगे, दो समान स्थायित्व अर्थात समान ऊर्जा वाले कक्षकों में से वह कक्षक जिसका दिशात्मक सांद्रण अधिक होगा प्रबल आबंध बनाएगा ना। मतलब वही चीज है जो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। चलो अगला देखते हैं, कह रहे हैं गोलीय सममित कक्षक। क्या लिखा है, गोलीय सममित कक्षक। इसका क्या मतलब, गोलीय कक्षक किसका होता है, एस ऑर्बिटल। भाई एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बलाकार, डम्बल जानते हो ना, ऐसे होता है। डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डम्बल। भाई तीन ही शेप है ना। एफ वाले का तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, एफ हमें पढ़ना नहीं होता है। एस का पढ़ना होगा तो क्या होगा, गोलाकार। पी होगा तो डम्बलकार, और अगर डी होगा तो डबल डम्बल। हाँ, एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन, एंड एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 इलेक्ट्रॉन, 7 दूना 14, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि गोलीय सममित कक्षक अर्थात एस कक्षक दिशात्मक निर्धारण में कोई सहयोग नहीं देता। दिशात्मक निर्धारण का मतलब भाई ये गोलाकार है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर, ये दक्षिण। हम डिसाइड कर पाएंगे नहीं, बट हाँ इसमें कर पाएंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसे पता चलेगा ना। तो पी ऑर्बिटल कैसा होगा, दिशात्मक, जबकि जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है वो दिशात्मक नहीं है। एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ो। अगर आप पढ़ ले गए तो आप क्या करते हैं, एकदम अच्छे से हर चीज जान जाओगे। बेसिक है एकदम, एकदम मन से पढ़ो। घर जाकर के जो भी बुक है उसको भी अच्छे से पढ़ो, सारी नॉलेज बुक में होती है, ठीक है। वो जितना इसको पढ़ोगे, जितना उसे मथोगे, तब जाकर के तुम्हें क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा, ठीक है।
और आपको पढ़ करके हम इजीली वे में समझा रहे हैं, अच्छे आसान तरीके से समझा रहे हैं, ठीक, उसे आप सीखो। अब आगे देखो क्या वही कह रहे हैं कि गोलीय सममित कक्षक अर्थात एस कक्षक दिशा निर्धारण में कोई सहयोग नहीं देता, परंतु जो पी तथा डी कक्षक होते हैं उससे दिशा क्या होता है, निर्धारित होता है। आप ऐसे पढ़ो कि आपसे जो टॉपिक आप पढ़ो उससे अगर कोई पूछ ले तो आप उनको क्या कर सको, बता सको। नहीं समझ में आ रहा, एक लाइन पढ़ो, उसको समझो, फिर उसको लिखो। जानते हो इसे पहली बार में खाली तुम्हें इतना मेहनत करना पड़ेगा, जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा फिर वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। टॉपिक पढ़ो, जैसे मान लो बीबीटी पढ़ रहा हो तो बीबीटी को एकदम सिक्वेंसली याद, मतलब माइंड में एब्जॉर्ब कर लो, पढ़ लो, समझ लो, फिर उसी को अपने पॉइंट बना करके लिख लो। तो जब आप उसे अपने मन से लिख लोगे तब आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, तब आपको वो कभी भूलेगा नहीं, आप उसको क्या कर सकते हो, किसी को भी समझा सकते हो। ये चीज होता तरीका। पहली बार केवल मेहनत लगता है, एक ही बार मेहनत कर लो हमेशा याद हो जाएगा। कह रहे हैं कि यदि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में उपस्थित हो, इन्होंने शब्द बोल दिया ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन, आयुग्मित, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, यानी आप उन्हीं कक्षकों का अतिव्यापन कराओगे जिसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के बीच का आप ओवरलैपिंग नहीं कराते हो। तो कह रहे हैं यदि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में उपस्थित हो, अर्थात आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कक्षकों की ऊर्जा समान अथवा लगभग समान ना हो, तो आबंध बनने से पहले कक्षक क्या होते हैं, संकरित होते हैं। लो, इन्होंने यहीं पर संकरण को बता दिया। ये कह रहे हैं कि अगर आप क्या कराने जा रहे हो, ओवरलैपिंग कराने जा रहे हो, दो कक्षकों के बीच क्या कराने जा रहे हो, ओवरलैपिंग। यदि आप दो कक्षकों के बीच ओवरलैपिंग कराने जा रहे हो और जिन कक्षकों का आप ओवरलैपिंग करा रहे हो उनकी ऊर्जाएं समान नहीं है, उनकी ऊर्जा क्या नहीं है, समान नहीं है, तो जब ऊर्जा समान नहीं है तो हमें क्या कराना पड़ेगा, संकरण। क्या कराएंगे वहां, संकरण। आपस में मिक्स कर देंगे और मिक्स करके ऊर्जा समान कर लेंगे, और समान करके जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही ऑर्बिटल का फिर से निर्माण करेंगे, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संकरण कहलाएगी। जैसे मान लो हम यहाँ 4 लड्डू ले आए मोतीचूर के और 2 लड्डू ले आए गरी के ना, मतलब एक बूंदी वाला 4 लड्डू ले आए और 2 लड्डू ले आए गरी का। अब हमें बांटना है तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हमको गरी वाला चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हमको बूंदी वाला चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं हमको दोनों चाहिए। तो हम कैसे बांट पाएंगे, नहीं बांट पाएंगे। तो हमारा तरीका क्या होगा, हम मोती वाला लड्डू फोड़ देंगे और गरी वाला भी लड्डू फोड़ देंगे, फिर दोनों मिक्स कर देंगे, और जब मिक्स कर देंगे फिर 6 लड्डू बना देंगे और सबको दे देंगे। वो मोती वाला भी खा लेंगे और गरी वाला भी खा लेंगे। जैसे आप वो देखे हो, ये जो भेलपूरी होता है ना, भेलपूरी में क्या होता है बताओ भाई, उसमें क्या होता है, भूजा होता है, उसी में चना नमकीन होता है, नींबू भी होता है, मसाला भी, चटनी भी होता है। तो अगर आप जैसे मान लो किसी का कुछ खाने का मन हुआ तो कोई कह रहा हम भूजा खाएंगे, कोई कह रहा नमकीन खाएंगे, कोई कह रहा हम मटर खाएंगे, तो वो भेलपुरी वाले ने क्या किया, सबको आपस में मिक्स कर दिया, और जब मिक्स कर दिया तो सबको समान स्वाद मिलेगा, भाई इनको भी भूजा नमकीन और मटर का सबका स्वाद मिल जाएगा। तो यही जो इंटरमिक्सिंग है ना, जैसे मान लो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, तो ये क्या किया दिया जाएगा, एस और पी वाले को मिला दिया जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान ये रखने की बात है कि अगर आपके पास पहले ही 6 लड्डू थे और जब आप उसको मिक्स किए तो बाद में भी कितने लड्डू बनाने हैं, 6 लड्डू। अच्छा, पहले मोतीचूर के लड्डू थे, मतलब क्या कहते हैं उसको, बूंदी के लड्डू थे, फिर गरी के लड्डू थे। जब हमने मिला दिया तब जो लड्डू बन के आया उसमें मोती का बूंदी का भी स्वाद है और किसका, गरी का भी स्वाद है, दोनों का स्वाद है ना। यानी जो अब जो लड्डू 6 लड्डू बन के आया, प्रत्येक की प्रॉपर्टी कैसी है, समान है। यही प्रक्रिया संकरण कहलाता है। जब अलग अलग ऊर्जाओं के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने जाते हैं तो अलग अलग ऊर्जा के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। ओवरलैपिंग जिनके बीच होता है, जिनकी ऊर्जाएं समान होती है, उन्हीं के बीच क्या होता है, ओवरलैपिंग। तो हम ये चाहते हैं कि ओवरलैपिंग ऐसा कराएं कि ओवरलैपिंग के बाद जो ऑर्बिटल बने उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, समान हो। जब ऊर्जाएं समान होंगी तब जाकर के क्या होगा, तब किसका फॉर्मेशन होता है, समान ऊर्जा के कक्षकों का फॉर्मेशन होता है। यानी हम क्या करेंगे, ऑर्बिटलों का ओवरलैपिंग क्यों, ओवरलैपिंग कह रहे हैं हम, ऑर्बिटल का संकरण क्यों कराएंगे, ताकि संकरण कराने के बाद जो ऑर्बिटल बने उनकी ऊर्जा कैसी हो, समान हो। उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए,
समान होनी चाहिए। तो समझ रहे हो संकरण क्यों कराया जाता है भाई? एक s ऑर्बिटल उसकी ऊर्जा कुछ और, एक p ऑर्बिटल उसकी ऊर्जा कुछ और, हम संकरण करा देंगे। संकरण माने इंटरमिक्सिंग। आप उनको मिक्स करा दो, s ऑर्बिटल को भी और p ऑर्बिटल को भी। जब मिक्स करा देंगे तब जो ऊर्जा बनेगी, तब जो कक्षक बनेगा उसे क्या बोलेंगे? संकरित कक्षक। क्या बोलोगे? संकरित कक्षक। यदि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलाएं हम, किसको किसको मिला दें? मान लो आपके पास एक s ऑर्बिटल है ना, और एक क्या है? p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, जब इन दोनों को मिलाओगे तो इससे जो कक्षक बनेगा, जैसे मान लो ये s ऑर्बिटल हो गया और क्या कहते हैं, जैसे ये s ऑर्बिटल हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास? p ऑर्बिटल हो जाएगा। जब इन दोनों को मिला दोगे, इंटरमिक्स करा दोगे, उसके बाद जो कक्षक बनाओगे तो जो संकरण आएगा वो कौन सा संकरण आएगा? sp संकरित कक्षक। कौन सा संकरित कक्षक? sp। जैसे हम देखें यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर एक s ऑर्बिटल है और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन हम जो संकरण करा रहे हैं वो किसके बीच करा रहे हैं? एक s और एक p। किसके बीच? एक s और एक p। और जब इनको मिक्स करा देंगे तो एक s और एक p से कितने कक्षक बनेंगे? 2 कक्षक। 2 कक्षक बनेंगे। और प्रत्येक, अब बताओ इस कक्षक में s का भी लक्षण होगा और p का भी लक्षण होगा। भाई ये मोती चूर का लड्डू, ये गरी का लड्डू, दोनों मिक्स करा दिए। 2 लड्डू मिक्स कराए तो बनेंगे कितने लड्डू? 2 ही लड्डू बनाना है तुम्हें, वो भी समान ऊर्जा के बनाने हैं। पहले ये s ऑर्बिटल था और ये p ऑर्बिटल था, लेकिन अब ओवरलैपिंग करने के बाद यानी मिक्सिंग होने के बाद जो कक्षक बना उसका नाम क्या आया? sp ऑर्बिटल। और ये भी क्या होगा? sp ऑर्बिटल। ठीक है। अब अगला, एक s ऑर्बिटल और एक 2 p ऑर्बिटल। यहां हम एक s ले लेंगे और p कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। इन दोनों का आपस में क्या करा देंगे? इंटरमिक्स कराएंगे। जब 2 p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल लेंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3। कितने बनेंगे? 3। अब इसमें क्या एक s हो रहा और कितना p हो रहा? 2। तो इसका संकरण कैसा होगा? एक s 2 p, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? sp2। क्या बोलोगे? sp2। एक s है और p कितना है? 2 है। और कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 और एक 3। यहां टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 ऑर्बिटल। और प्रत्येक का नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। ठीक है। अब जो ऑर्बिटल बना है ये संकरित ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है? संकरित। और इसके पास s का भी लक्षण है और p का भी लक्षण है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ऐसे ही बोलो, अगर हम एक s ऑर्बिटल ले लें और 3 p ऑर्बिटल ले लें। क्या ले लें? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो हमारे पास क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और कितने p ऑर्बिटल? 3। तो अब आपको क्या करना है? इन सबको संकरण करा देना है ना। इन सबको जो आपस में इंटरमिक्स करा देंगे तो बताओ, एक s 3 p क्या हो गया? sp3। 4 कहां से जाएगा? नहीं, एक s है और कितने p हैं? 3 p हैं, तो क्या बनेगा? sp3। ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। 3 इसका और एक इसका, तो कितने ऑर्बिटल बन गए हैं? 4 ऑर्बिटल। 1 2 3, 1 2 3 4। प्रत्येक का नाम sp3 sp3 और sp3 अच्छा, ये जो sp, ये 2 ऑर्बिटल बने हैं और प्रत्येक का नाम क्या है? sp। इसमें बताओ s का कितना कैरेक्टर है और p का कितना कैरेक्टर है? मतलब s का कितना भाग है और p का कितना भाग है? तो भाई 2 ही लोग तो मिले हैं, और जब 2 लोग मिले हैं तो इसका क्या परसेंट होगा? 50%। और इसका भी कितना होगा? 50%। तो अगर कहीं संकरण sp है तो उसमें s का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? 50%। भाई आधा 50, आधा s है और आधा p है। यहां जब हम करेंगे तो इसमें क्या है? एक s है, 2 p है। टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग। अब 3 लोग, 100 रुपए को 3 लोगों में बांटो, यानी पहले 100 का 3 भाग करो, 33 रुपए। यानी हमें क्या करना है? इस 100 रुपए को 3 भागों में बांटना है। एक पी को देना, भाई 2 पी है ना, तो 2 भाग किसको देना है? पी को। और 1 भाग किसको देना है? एस को। तभी तो sp2 बनेगा।
तो 100 के 3 भाग करेंगे 33। भाई इसको 33 मिलेगा, इसको 33 मिलेगा और इसको भी कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। तो बताओ इसमें एस का कैरेक्टर कितना आएगा, 33%। अब पी का कैरेक्टर कितना आएगा, 33 33 66। पी का 2 भाग है ना, तो पी का जो परसेंटेज आएगा वो क्या परसेंट आएगा, 66। और एस का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 33। अच्छा अगर sp3 है तब sp3 3 और 1 4, 100 रुपए को कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में, 25 100 के 100। और वो 4 कौन है, 3 पी है, एक एस है और पी कितने हैं, 3 पी है। इसको कितना मिलेगा, 25%। इसको कितना मिलेगा, 25%। इसको कितना मिलेगा, 25%। और इसको भी कितना मिलेगा, 25% ही मिलेगा। तो एस का जो कैरेक्टर आएगा वो कितना, 25। और पी का जो कैरेक्टर आएगा वो भी कितना होगा, 25 ही होगा। तो यानी एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 25%। और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कितना होगा, 75%। अब सुनो, जिस संकरण में एस का परसेंटेज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, इसलिए मैं समझा रखा हूं। जैसे ये sp संकरण में s का क्या परसेंट है, 50%। sp2 में s का क्या परसेंटेज है, sp2 में s का 33% है। और sp3 में कितना है, 25। तो जब संकरण sp होता है तो यहाँ s का जो कैरेक्टर आता है वो 50% का भाग होता है पार्टिसिपेशन। यहाँ कितने परसेंट का होता है, 33% का होता है। sp3 में कितना परसेंट का होता है, 25% का होता है। तो एक में 50% और एक में 33% और एक में 25%। ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसके पास है, एसपी के पास है। तो एसपी के पास ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है तो वो 50% है। जिसके पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, उसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। चलो अच्छा, ऐसे हम संकट देखते हैं ना। अब बताओ इसमें क्या है, एक क्या से 3 पी है तो संकट क्या हो गया, sp3। चलो अब क्या पी के पास और कोई ऑर्बिटल है, नहीं है। अब क्या करेंगे हम, एक s लेंगे, एक s लेंगे, 3 p लेंगे और d कितना लेंगे, 1d लेंगे। एक s 3 p और 1d, ये है ना, एक s 3 p और 1d। संकट बोलो क्या होगा, sp3 और d। तो यहां जो संकट बन के आएगा वो क्या आएगा, sp3d। क्या बनेगा, sp3d। अच्छा एक s 3p बोलो 2d, संकरण sp3d2। एक s 3p और 3d, संकरण sp3d3। तो इतने ही टाइप के संकरण होते हैं। कहीं कहीं जो आप पढ़े हो क्या sp3d, अच्छा जो sp है क्या है, ये जो sp3 है कहीं कहीं ये मिलेगा आपको dsp2। जब आप पढ़ाओगे कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे उपसर्ग संयोजी बंध, तब उसमें आएगा dsp2। मतलब इसमें देखो 2 3 और 1 4, dsp2 होता है। ऐसे ही एक और मिलेगा आपको d2sp3। क्या मिलेगा, d2sp3। ठीक है, ऐसे ही। अभी इतना ही इसमें नहीं, आपको रुक जाना है। हर संकरण का बॉन्ड एंगल हम पढ़ेंगे और उसकी आकृति पढ़ेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे। यानी अगर संकरण अगर sp है तो कौन सी ज्यामिति होगी, रेखीय। संकरण अगर sp2 है तो कौन सी होगी, समतल पिरामिड या त्रिकोणीय पिरामिडल, त्रिकोणीय ट्राइगोनल प्लेनर ना, त्रिकोणीय समतलीय। sp3 है तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 है तो क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जो sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ना। अभी आपको फिर से हम इसके बारे में बताएंगे। अभी आपको मैंने समझाया कि संकट कैसे बन रहा, क्यों संकट की जरूरत पड़ा। यानी जब वो ओवरलैपिंग कराने जाएगा तो अलग अलग ऊर्जाओं के कक्षकों का ओवरलैपिंग नहीं कराना है, हमें ओवरलैपिंग कराने से पहले क्या करा लेना है, संकरण। और संकरण करा करके हमें सबकी ऊर्जाएं कैसी कर देनी है, समान कर देना। उसके बाद क्या कराना, ओवरलैपिंग। तो संकरण के द्वारा क्या होता है, जितने भी कक्षक होते हैं उनका संकरण कराने से उनकी ऊर्जा कैसी हो जाती है, समान हो जाती है।
भाई पहले ये s ऑर्बिटल था और ये p ऑर्बिटल था, लेकिन अब जब बना दो ऑर्बिटल तो ये sp और ये sp, मतलब अब इसका नाम sp हो गया, इसका नाम sp हो गया, जो ऊर्जा इसकी होगी वही ऊर्जा इसकी होगी, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संकरण। तो संकरण का मतलब प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग, जब दो कक्षक, जब दो या दो से अधिक कक्षकों, जब दो या दो से अधिक अलग अलग ऊर्जाओं या आकृतियों के कक्षकों को आपस में मिला करके ना समान ऊर्जा के उतने ही कक्षक बनाए जाएं जितने की मिलाने से पहले थे, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संकरण। क्या कहलाएगी, संकरण। तो ये संकरण है, यही इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ना, उनका जब हम इंटरमिक्सिंग कराएंगे तभी जाकर के क्या बनता है, संकरण कहलाता है। यदि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में उपस्थित हो, अर्थात आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों की ऊर्जा समान अथवा लगभग समान ना हो, तो आबंध बनने से पहले कक्षक क्या हो जाते, संकरित होते हैं, यानी ओवरलैपिंग कराने से पहले क्या होता है, संकरण होता है, अर्थात ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। तत्पश्चात आयुग्मित कक्षकों के संकरित कक्षक आबंध बनाते हैं, यानी जब ऊर्जा सेम नहीं रहेगा तो पहले आप क्या कराओगे, संकरण, और संकरण के बाद फिर बनाओगे संकरित कक्षक, और उन संकरित कक्षकों का क्या कराओगे, ओवरलैपिंग। क्या कराओगे, ओवरलैपिंग। कह रहे हैं कि PCl5 में फास्फोरस के 5 कक्षक, एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक स्वयं को समान ऊर्जा के कक्षक बनाने के लिए संकरित होते हैं, अतः हमें 5 sp3d संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं, जिनके आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 क्लोरीन परमाणु, ये चीज आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये प्रक्रिया था क्या, संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये जो हम लोगों ने पढ़ा, इससे क्या पढ़ा हम लोग, टाइम देखो, इसे क्या बोलेंगे हम, संयोजकता आबंध सिद्धांत। कितना टाइम हो रहा अभी, ठीक है, तो इतनी रखते हैं, कक्षकों का व्यापन कल पढ़ा देंगे ना। सुनो अच्छा, तो जो मैंने पढ़ा संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहले हिटलर और लंदन ने, लंदन लिखा इसमें। उसके बाद इसमें सुधार किसने किया, सुधार किसने किया इसमें, पॉलिंग और स्लेटर ने सुधार किया, और उससे संबंधित कुछ इन्होंने नियम दिया। इन्होंने कहा कि कक्षकों के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। कैसे होता है, अतिव्यापन से होता है, ठीक है। और उन्हीं कक्षकों का अतिव्यापन होगा जो कैसे होते हैं, आयुग्मित होते हैं। यदि कक्षकों की ऊर्जाएं अलग अलग हैं तो अतिव्यापन कराने से पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, संकरण, जिसके द्वारा कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। फिर आप उसमें क्या करा दो, अतिव्यापन करा दो, ठीक है। यहाँ दो टॉपिक आया, एक कक्षकों का अतिव्यापन और एक संकरण। जब ये दोनों हम पढ़ लेंगे तब हमारा बीबीटी कंप्लीट होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे कक्षकों का अतिव्यापन, कितने टाइप का होता है कक्षकों का अतिव्यापन। देखो पीपी अतिव्यापन, पीएस अतिव्यापन ना, एसएस पहले होता है, एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन, दो प्रकार का, एक एसएस अतिव्यापन, एक एसपी अतिव्यापन, पीपी अतिव्यापन, पीएक्स पीएक्स अतिव्यापन, पीवाई पीवाई अतिव्यापन, पीजेड पीजेड अतिव्यापन, पीडी अतिव्यापन ना, या डी पाई अतिव्यापन, पी पाई डी पाई अतिव्यापन और डी पाई अतिव्यापन। तो टोटल 4-5 प्रकार के होते हैं, जिसके द्वारा हमारे पास क्या बनेगा, एक बार सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक बार पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जब सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, संकरण पढ़ेंगे। देखो एक टॉपिक यहाँ पर आया है, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कक्षकों का क्या करते हैं हम, अतिव्यापन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ना, तो यहाँ संकरण हो जाएगा। संकरण के टाइप पढ़ लेंगे, टाइप के बाद फिर हम लोग ये फूल पत्री बनाएंगे, ये बढ़िया, ये कैसे बना है ना, ये चीज देखा जाएगा। और जहां आप ये पढ़ लिए मतलब आपका फिर वेस्पर आ जाएगा। वेस्पर के बाद फिर क्या हो जाता है, एमओटी आ जाता है। तो इधर के जितने भी लेक्चर हैं सब नए नए हैं, और सब नए नए हैं मतलब आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर को छोड़ना मत, और मजा आएगा पढ़ने में, मजा आ रहा, समझ में आ रहा, नए नए चीज आप सीख रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप ज्योतिषी बन जाओगे, किसके, यौगिकों के ना। उसमें संकट बताओगे, उसकी आकृति बताओगे, उसकी ज्यामिति बताओगे, वो कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, ये सारा चीज बताओगे। और अगर आपको ये सब आ जाता है तो धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनिक सही हो जाएगी ना, आप जान जाओगे यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और वो हो गया क्या उसको पीरियोडिक टेबल हो गया,
एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सब केमिस्ट्री के एकदम बेस हैं। जिसका ये नहीं तैयार होगा वो फिर आगे नहीं पढ़ पाएगा। और जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो उसके पहले आता है जीओसी। क्या आता है? जीओसी, जिसे बोला जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसको पढ़ाने के बाद ही हम जा करके फिर ऑर्गेनिक आपको पढ़ाएंगे, जो कि 12th क्लास में टोटल लगभग 7 चैप्टर ऑर्गेनिक के, हम 6 से 7 चैप्टर खाली ऑर्गेनिक है। 3 चैप्टर तुम्हारे फिजिकल हैं और 2 चैप्टर क्या है? इनऑर्गेनिक है। ठीक, तब जाकर के आप पढ़ पाओगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। हाँ, और आपको जो कुछ भी ना आए आप एकदम आसान वे में समझाएंगे आपको। जो भी टॉपिक आपको ना आता हो आप जरूर कमेंट में बताइए, या जो डाउट हो वो बताइए। वीडियो में जो ना समझ में आया हो आप उसे बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसको सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।